हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे ये कौन सी एक्टिविटीज है जिनमें कंसीडरेशन, विदाउट कंसीडरेशन अगर कुछ होता है तो उनको सप्लाई ट्रीट कर लिया जाएगा, डीम्ड सप्लाई जिनको बोलते हैं। वैसे अपन जो जनरल रूल है उसमें ऐसा होता है, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कंसीडरेशन होना कंपलसरी है और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, तो ये सप्लाई माना जाएगा। इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस में कंसीडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होगा। कंसिडरेशन है लेकिन बिजनेस में यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस सप्लाई माना जाएगा। और एक्टिविटीज स्पेसिफाइड शेड्यूल 1, जो जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, मेड और अग्री टू बी मेड विदाउट कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन कुछ एक्टिविटीज होगी तो उनको भी सप्लाई मान लिया जाएगा। उसमें फर्स्ट है जैसे कि परमानेंट ट्रांसफर डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट्स वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच असेट्स। कुछ बिजनेस में एसेट्स हैं जिन्होंने पहले अपने परचेज किया था, जिन पे इनपुट टैक्स क्रेडिट अपन ने अवेल किया था, उनका अगर परमानेंट ट्रांसफर होता है या डिस्पोजल होता है तो उनको डीम्ड सप्लाई मान लिया जाएगा, मतलब उस पर आपको जीएसटी देना पड़ेगा। एनी काइंड ऑफ डिस्पोजल और ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स made by an entity on permanent basis even though without consideration, अगर उसमें कंसिडरेशन नहीं दिया लिया है तो भी क्वालिफाइज एज सप्लाई, तो भी उसको सप्लाई मान लिया जाएगा। However, it is important to note that this provision would apply only if input tax credit has been availed on such assets। मतलब कुछ असेट्स अपने परचेज करी बिजनेस में, सपोज 5 साल या 10 साल पहले कुछ उसको अपने एसेट कुछ परचेज किया, कुछ मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी वगैरह, उस पे अपन ने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया। जब एट द टाइम ऑफ परचेज वी हैव टेकन इनपुट टैक्स क्रेडिट और उसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं या डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं विदाउट कंसिडरेशन, तो उसको सप्लाई मान लिया जाएगा और उस पे अपने को जीएसटी देना पड़ेगा। अब अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया था तो अगर विदाउट कंसिडरेशन ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। इसका मेन रीजन है कि जब इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया था तो अपना जो कॉस्ट है एसेट की वो कम है, लेकिन उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट अपन ने आउटपुट अपनी जो टैक्स लाइबिलिटी उसके अगेंस्ट में एडजस्ट कर लिया। लेकिन जब इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया तो उसकी कॉस्ट में ऑलरेडी उसके इंक्लूड है, मतलब अपन ने इनपुट टैक्स क्रेडिट का आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी के अगेंस्ट में सेट ऑफ नहीं किया, तो उस केस में जीएसटी नहीं लगेगा, उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। मतलब इसमें दो कंडीशन है, विदाउट कंसिडरेशन होना चाहिए और इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया हो उस असेट से रिलेटेड। तो देयर मस्ट बी डिस्पोजल और ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स होनी चाहिए, उसका डिस्पोजल होना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए। और ट्रांसफर डिस्पोजल मस्ट बी परमानेंट। परमानेंट मतलब ऐसा नहीं हो कि दिया और वापस ले लिया, परमानेंट मतलब बाद में अपन उसको एज ए बिजनेस में कुछ यूज नहीं करेंगे उसका, और उस जिसका है तो उसका जो लीगल टाइटल हो वो सारा ट्रांसफर हो जाएगा। एंड आईटीसी मस्ट हैव बीन अवेल्ड ऑन सच बिजनेस एसेट। आईटीसी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट एट द टाइम ऑफ परचेज, उसका आईटीसी अपन अवेल किया है तो ही इसको सप्लाई माना जाएगा। फिर दूसरा है उसमें सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन। रिलेटेड पर्सन क्या होता है तो इसका देखेंगे अपन। और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25। सेक्शन 25 में रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन का डेफिनेशन दिया है। उनके बीच में अगर सप्लाई होता है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस या बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन or between distinct person age specified in section 25 will qualify as supply even if it made without consideration provided it is made in the course or furtherance of business। मतलब बिजनेस से रिलेटेड कुछ वो सप्लाई होना चाहिए, इनके बीच में, रिलेटेड पर्सन के बीच में या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में, और विदाउट कंसिडरेशन। मेन अपन विदाउट कंसिडरेशन है उन्हीं का देख रहे हैं अभी। विदाउट कंसिडरेशन कुछ होगा, रिलेटेड पर्सन के बीच में होगा, सप्लाई ऑफ गुड्स भी हो सकता है, सर्विस हो सकता है, दोनों हो सकता है, या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में होगा, और बट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस तो उसको सप्लाई मान लिया जाएगा। रिलेटेड पर्सन कौन है उसके बारे में जो बताया गया, पर्सन हु इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अनदर पर्सन,
मतलब दूसरे पर्सन के इन्फ्लुएंस में हो, इज कॉल्ड ए रिलेटेड पर्सन लाइक मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, एक फैमिली के मेंबर होंगे, या सब्सिडरी ऑफ ग्रुप कंपनी, एक ग्रुप कंपनी को सब्सिडरी है तो वो भी रिलेटेड हो जाएगा। एंड पर्सन इंक्लूडिंग लीगल पर्सन आर डीम्ड एज रिलेटेड पर्सन इफ, और लीगल पर्सन जैसे कंपनी वगैरह जो लीगल पर्सन है, जिसको आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन बोलते हैं, कंपनी वो लीगल पर्सन है, नेचुरल पर्सन नहीं है लेकिन लीगल पर्सन है, पार्टनरशिप फर्म वगैरह है, तो उनको भी डीम्ड डीम्ड रिलेटेड पर्सन है वो, अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तो उनको रिलेटेड माना जाएगा। फैमिली के मेंबर रहेंगे या ग्रुप कंपनी का सब्सिडी रहेगी वो तो रिलेटेड है ही, और किसी एक का किसी के ऊपर इन्फ्लुएंस है तो रिलेटेड होगा, या फिर लीगल पर्सन को ये कंडीशन फुलफिल होगी तो रिलेटेड पर्सन होगा। कौन कौन से सच पर्सन आर ऑफिसर्स या डायरेक्टर ऑफ वन अनदर बिजनेस, मतलब एक दूसरे में डायरेक्टर हो या ऑफिसर हो, या सच पर्सन आर लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर पार्टनर हो, जैसे एलएलपी हो या पार्टनरशिप फर्म हो तो वो लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर हो गया तो रिलेटेड हो जाएगा आपस में। एंड सच पर्सन आर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशनशिप हो तो रिलेटेड हो जाएगा। और थर्ड पर्सन कंट्रोल ओन्स होल्ड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 25% और मोर वोटिंग स्टॉक और शेयर ऑफ बोथ ऑफ देम, कोई दो कंपनियां हैं जिनका तो थर्ड पर्सन उनको ओन या कंट्रोल करता है, या 25% से ज्यादा वोटिंग और उन दोनों में है, जैसे ए और बी है उसमें कोई थर्ड पर्सन मान लो सी है, उनको वो कंट्रोल करता है तो ये आपस में रिलेटेड हो जाएंगे। या सी का दोनों में 25% ज्यादा होल्डिंग है तो वो आपस में रिलेटेड हो जाएंगे। एंड वन ऑफ देम कंट्रोल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या ये दोनों आपस में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपस में कंट्रोल करते हैं एक दूसरे को तो रिलेटेड हो जाएंगे। या थर्ड पर्सन कंट्रोल डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोथ ऑफ देम, जैसा बोला कि सी या कोई डी पर्सन है जो कि थर्ड पर्सन दोनों को डायरेक्टली डायरेक्टली कंट्रोल करता है तो आपस में रिलेटेड हो जाएंगे। सच पर्सन टुगेदर कंट्रोल डायरेक्टली इन थर्ड पर्सन, या दोनों ये ए बी मिला के डी को कंट्रोल करते हैं, मतलब ये भी कंट्रोल करता है और बी भी करता है तो ये आपस में रिलेटेड हो जाएंगे। एंड सच पर्सन आर मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली, या एक फैमिली के मेंबर हैं तो रिलेटेड हो जाएंगे। एंड वन ऑफ देम इज सोल एजेंट या सोल डिस्ट्रीब्यूटर या सोल कंसेशनर ऑफ द अदर, तो भी वो रिलेटेड हो जाएंगे। तो रिलेटेड पर्सन के बीच में विदाउट कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस कुछ अगर होता है तो गुड्स और सर्विस का, तो वो डीम्ड सप्लाई मान लिया जाएगा और उस पर आपको जीएसटी देना पड़ेगा। द डिस्टिंक्ट पर्सन रिलेटेड पर्सन हो गया। अब डिस्टिंक्ट पर्सन के देखते हैं। डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है कि द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए पर्सन विथ सेपरेट रजिस्ट्रेशन वेदर within the same state or union territory or in different state or union territory are considered distinct person, where a person having one registered establishment in a state union territory has another establishment in different state union territory, these establishment are considered establishment of distinct person। इसका मीनिंग क्या हुआ, जैसे कोई बड़ी कंपनी जिसके एक स्टेट, जैसे महाराष्ट्र में बिजनेस है और गुजरात में बिजनेस है, तो जीएसटी में क्या होता है कि स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो अब ये वैसे तो ये एक ही पर्सन है, पेन नंबर दोनों का एक ही है कंपनी का, लेकिन रजिस्ट्रेशन दोनों अलग अलग है तो ये डिस्टिंक्ट पर्सन है जीएसटी के हिसाब से। वैसे तो एक ही है ये, लेकिन जीएसटी के रूल्स के अनुसार इन दोनों को डिस्टिंक्ट पर्सन बोला जाता है। तो ए पर्सन हुई तो इन दोनों के बीच में अगर सप्लाई होगा तो उनको ये विदाउट कंसिडरेशन, जैसे महाराष्ट्र में एक ऑफिस है और गुजरात में एक ऑफिस है, तो हो सकता है कुछ मटेरियल गुड्स सर्विस है गुजरात वाले ऑफिस, महाराष्ट्र वाला गुजरात वाले ऑफिस को दे रहा है तो इसमें कंसिडरेशन तो नहीं आएगा, फिर भी इनको जो सप्लाई होगा उस पर आपको आईजीएसटी देना पड़ेगा। सेक्शन 25(4) में जो लिखा है कि ए पर्सन हु इज ऑब्टेन या is required to obtain more than one registration, whether in the one state union territory or more than one state union territory, say in respect of each such registration be treated as a distinct person। मतलब एक से ज्यादा अगर रजिस्ट्रेशन लेना है तो उसको डिस्टिंक्ट पर्सन बोला जाएगा।
and where a person who is obtained or is required to obtain registration in state or union territory in respect of an establishment has an establishment in another state or union territory, then such establishment shall be treated as establishment of distinct person. establishment हो या इंडिविजुअल हो, पर्सन हो, जो कि एक स्टेट में भी है, मोर देन वन स्टेट में उसका बिजनेस है और दोनों जगह उसको सेपरेट सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, तो वो डिस्टिंक्ट पर्सन हो जाएगा। अब डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में अगर सप्लाई होता है विदाउट कंसिडरेशन तो उसको सप्लाई मान लिया जाएगा और उस पर जीएसटी लगेगा। जैसे स्टॉक ट्रांसफर और ब्रांच ट्रांसफर जैसे होते हैं, जैसे एमएच में हेड ऑफिस है और गुजरात में उसकी ब्रांच वगैरह है, तो उसमें अगर ट्रांसफर होता है तो विदाउट कंसिडरेशन विल आल्सो क्वालिफाई एज सप्लाई प्रोवाइडेड द ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विस इज बिटवीन, मतलब इनके बीच में होगा तो उसको सप्लाई माना जाएगा। डिफरेंट लोकेशन विथ सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑफ सेम लीगल एंटिटी, मतलब एक ही पेन नंबर में दो रजिस्ट्रेशन हो, एज दीज आर ट्रांजेक्शन बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, तो उसको सप्लाई माना जाएगा। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, दो एस्टैब्लिशमेंट हो डिस्टिंक्ट पर्सन के, गुजरात में एक कंपनी है और महाराष्ट्र में एक कंपनी है, तो उनके एस्टैब्लिशमेंट अलग अलग है, एक गुजरात में एस्टैब्लिशमेंट है, महाराष्ट्र में, तो उनके बीच में अगर कुछ ट्रांजेक्शन है तो उसको जीएसटी सप्लाई माना जाएगा जीएसटी में। हाउएवर ट्रांसफर बिटवीन टू यूनिट्स ऑफ लीगल एंटिटी अंडर सिंगल रजिस्ट्रेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड एज सप्लाई विद इन सेम स्टेट, मतलब गुजरात में भी गुजरात का रजिस्ट्रेशन है और गुजरात में दो जगह उसकी ब्रांच है, मान लो एक बड़ौदा में है और एक सूरत में है, एक अहमदाबाद में है, तो इन दोनों के बीच में जो ट्रांजेक्शन होगा गुड्स का या सर्विस का, तो उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा, मतलब विद इन सेम स्टेट है तो उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा विदाउट कंसिडरेशन होगा तो। लेकिन अगर स्टेट डिफरेंट है, यूनियन टेरिटरी स्टेट या यूनियन टेरिटरी है, वो डिफरेंट है, मतलब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों का अलग अलग है, तो उनके बीच में कुछ अगर विदाउट कंसिडरेशन गुड्स या सर्विस होती है तो उसको सप्लाई माना जाएगा। फिर सप्लाई ऑफ गुड्स, जैसे एम्प्लॉय और एम्प्लॉय का देखा था कि रिलेशनशिप होता है, तो वो रिलेटिव पर्सन हो जाते हैं, रिलेटेड पर्सन, तो उनके बीच में सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, gifts by employer to employee up to 50,000 in a value in financial year shall not be treated as supply of goods or service or both. However, gifts of value more than 50,000 made without consideration are supply and subject to GST when made in the course of furtherance of business. एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच में अगर कुछ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस होता है जिसकी वैल्यू 50,000 तक है, तो सब एक फाइनेंशियल ईयर में तो उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर 50,000 से ज्यादा विदाउट कंसिडरेशन गुड्स का या सर्विस का सप्लाई है तो उसको, और वो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, तो उसको सप्लाई मान लिया जाएगा और उस पर जीएसटी लगेगा। एंड सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट आर नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई, मतलब एम्प्लॉय जो सर्विस देता है एम्प्लॉयर को इन द कोर्स और इन द रिलेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट आर नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई, बट अगर एम्प्लॉयर देता है एम्प्लॉय को 50,000 से ज्यादा इन फाइनेंशियल ईयर तो उसको विदाउट कंसिडरेशन तो उसको सप्लाई मान लिया जाएगा। फिर आगे है सप्लाई, तीसरा पॉइंट है जो सप्लाई ऑफ गुड्स बाय ए प्रिंसिपल टू हिज एजेंट, एक प्रिंसिपल है अपने एजेंट को सप्लाई करता है विदाउट कंसिडरेशन वेयर द एजेंट अंडरटेक्स टू सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल इज कंसिडर्ड सप्लाई, प्रिंसिपल के बिहाफ पे वो अंडरटेक करता है सप्लाई ऑफ सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल इज कंसिडर्ड एज सप्लाई without consideration. Similarly, supply of goods by an agent to his principal without consideration, where the agent undertake to receive such goods on behalf of principal is considered also a supply. तो दोनों के बीच में चाहे प्रिंसिपल एजेंट को दे, एजेंट प्रिंसिपल को दे, तो उसको सप्लाई मान लिया जाएगा। ओनली सप्लाई ऑफ गुड्स एंड नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस इज कवर्ड, मतलब इसमें जो है वो सप्लाई ऑफ गुड्स ही लिखा हुआ है सिर्फ,
सप्लाई ऑफ सर्विस होगा एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में, तो उस पे जीएसटी नहीं लगेगा, मतलब वो इसमें कवर नहीं किया गया है। एंड सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट विदाउट कंसिडरेशन आल्सो सप्लाई, विदाउट कंसिडरेशन होगा तो वो सप्लाई होगा। एंड द सप्लाई ऑफ सर्विस बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द एजेंट एंड वाइस वर्सा वुड देयरफॉर रिक्वायर कंसिडरेशन टू बी कंसिडर्ड सप्लाई एंड thus टू बी लायबल टू जीएसटी। अगर सर्विस का उसके बीच में सप्लाई हो रहा है, प्रिंसिपल चाहे एजेंट को दे रहा है, एजेंट प्रिंसिपल को दे रहा है, वुड देयरफॉर रिक्वायर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन उसमें होगा टू बी कंसिडर्ड एज सप्लाई। अगर उसमें कंसिडरेशन होगा तो ही सप्लाई माना जाएगा। विदाउट कंसिडरेशन अगर कुछ सर्विस या होता है तो उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। फिर आगे है फोर्थ वाला, इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय ए पर्सन फ्रॉम रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम हिज एस्टैब्लिशमेंट्स located outside India without consideration in the course or furtherance of business shall be treated as supply। बाहर से कोई इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहा है कोई पर्सन, जो कि रिलेटेड पर्सन से या उसका एस्टैब्लिशमेंट है जो कि आउटसाइड, रिलेटेड एस्टैब्लिशमेंट है जो कि सिचुएटेड है आउटसाइड इंडिया, और विदाउट कंसिडरेशन ले रहा है इंपोर्ट ऑफ सर्विस एंड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ले रहा है, तो उसको सप्लाई मान लिया जाएगा। कुछ एक क्लेरिफिकेशन दिया है, सेल्स प्रमोशन जो स्कीम्स होती है उनमें कैसा होगा, तो जैसे फ्री सैंपल या गिफ्ट देते हैं उसके बारे में लिखा है कि सैंपल विच आर सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी कंसिडरेशन, इनमें कंसिडरेशन तो होता नहीं है फ्री ऑफ कॉस्ट में, सैंपल जो दिए हैं, डू नॉट क्वालिफाई एज सप्लाई अंडर जीएसटी, उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा जीएसटी में, एक्सेप्ट वेयर द एक्टिविटीज फॉल विद इन द एम्बेट ऑफ शेड्यूल वन। अगर शेड्यूल वन में जो चार अपने एक्टिविटी देखी है, कौन कौन सी, इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाली और एजेंट और प्रिंसिपल वाली और स्टॉक ट्रांसफर जो रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में वो, एंड फर्स्ट वाला जो ट्रांसफर ऑफ एंड डिस्पोजल ऑफ, परमानेंट ट्रांसफर डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स, इनसे अलावा अगर कुछ है, इनमें लिखा है वो तो होगा, लेकिन इनके अलावा अगर फ्री फ्री में कुछ दिया है सैंपल वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। बाई वन गेट वन फ्री ऑफर जैसे रहता है तो उसमें क्या होता है, इट मे बी अपियर एट फर्स्ट ग्लांस दैट इन केस ऑफ ऑफर्स लाइक बाई वन गेट वन the one item is being supplied free of cost without any consideration। In fact, it is not an individual supply of free of goods, but a case of two or more individual supply where a single price is being charged for the entire supply। It can be treated as supplying two goods for one price of one। एक के बदले एक दे रहे हैं तो उसके इसमें ऐसा माना जाएगा कि दो गुड्स दे रहे हैं लेकिन प्राइस एक ही है, तो वो जो एक प्राइस है उसी पे जीएसटी देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि दोनों पे जीएसटी देना पड़ेगा।